बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा और दोस्तों। हम इंटरनेशनल रिलेशन यानी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात आपके साथ कर रहे हैं। मुख्तलिफ वीडियो आप हमारे देख सकते हैं हमारे चैनल में। आज बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का एक अहम अंसर खारिजा पॉलिसी पे हम बात करेंगे, यानी फॉरेन पॉलिसी क्या है। इस हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि खारिजा पॉलिसी से मुराद क्या है। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में हम खारिजा पॉलिसी किस तरह बनाते हैं और खारिजा पॉलिसी सफारतकारी में क्या फ़र्क है। साथ साथ में इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि खारिजा पॉलिसी के मकासद यानी ऑब्जेक्टिव क्या है। आज की वीडियो में जो जुज़ियात है खारिजा पॉलिसी की या खारिजा पॉलिसी के मुताबिक मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं खारिजा पॉलिसी से कि खारिजा पॉलिसी जो है बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में बहुत अहमियत की हामिल होती है। फॉरेन पॉलिसी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। किसी भी मुल्क के जब हम बात करते हैं खारिजा पॉलिसी के हवाले से या किसी भी मुल्क की खारिजा पॉलिसी को देखते हुए हमें अंदाज़ा होता है कि उस मुल्क की पॉलिसी क्या है, उस मुल्क की इरादे क्या है, उस मुल्क के लोग क्या सोचते हैं, उस मुल्क की हुकूमत क्या सोचती है, उस मुल्क के मकासद क्या है जिसके हुसूल के लिए वो अपनी खारिजा पॉलिसी बनाते हैं। अगर उसकी एक्टिविटी क्या है तो उससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये उस मुल्क की खारिजा पॉलिसी का हिस्सा है। तो इसके हुसूल के लिए वो लाहे अमल या तरीक़ेकार पर अमल पैरा है और उसको हासिल करने के लिए वो कोशिश करता है। खारिजा पॉलिसी से मुराद एक ऐसा लाहे अमल है जो भी मकसद हो उसको हासिल करने के लिए इख्तियार किया जाता है, पॉलिसी बनाई जाती है उसको। या खारिजा पॉलिसी हर मुल्क की वो पॉलिसी है जिसके आम उसूल ये है जिनकी रोशनी में वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है और कौमी मकासद को हासिल करता है। यानी खारिजा पॉलिसी में हम देखते हैं कि कोई भी जो मुल्क होता है जिसकी वो पॉलिसी खारिजा पॉलिसी वो बनाता है तो वो उस मकसद को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ जो तरीके इख्तियार करता है उसकी अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ रखने के लिए तो और कौमी मकासद को हासिल करने के लिए तो खारिजा पॉलिसी में उसका एक अहम हिस्सा है। किसी मुल्क की खारिजा पॉलिसी का जो है एक तश्कील जो है वो बहुत अहम है। यानी कोई भी मुल्क जो है वो खारिजा पॉलिसी किस तरह तश्कील करता है, किस तरह वो खारिजा पॉलिसी बनाता है। मौजूदा ज़माने में हम देखते हैं, मौजूदा दौर में हम देखते हैं कि कोई भी मुल्क जो है वो अलग तलग तो नहीं रह सकता। उसकी किसी न किसी मुल्क के साथ दोस्ती, भाईचारा, दुश्मनी होगी, पड़ोसी मुल्कों के साथ दोस्ती होगी, दुश्मनी होगी, कुछ इख्तिलाफात होंगे। तो यही बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात जो है वो इन्हीं चीज़ों और इन्हीं सियासी ताकतों या जो पावर पॉलिटिक्स है वो उस पर इर्द गिर्द घूमती है और उसका हमें इन सारी चीज़ों में नज़र आता है। मुख्तलिफ ममालिक की जो खारिजा पॉलिसी है वो मुख्तलिफ होती है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो भी मुल्क अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने मफाद को मद्देनज़र रखते हुए अपनी खारिजा पॉलिसी को अपनी कौमी वसाइल के ज़रिए बरोकार लाकर बैरूनी माहौल को अपने हक़ में मुतासिर करने की कोशिश करता है तो हम कहते हैं कि ये खारिजा पॉलिसी जो है वो उस मुल्क की मुफाद में है या खारिजा पॉलिसी जो है हमेशा कौमी मुफाद का सरचश्मा होता है कि उसमें हम देखते हैं कि खारिजा पॉलिसी जो है वो कौमी मुफाद उसमें क्या उसने डिटरमाइन किया है। कौमी मुफाद से हमेशा मुस्तकिल कौमी मकासद हम मुराद लेते हैं कि कौमी जो मुफाद हमारा होता है उसके लिए हर मुल्क कोशा रहता है और कौमी मफाद की बुनियाद जो है हर मुल्क की समाजी शऊर और इसके तहजीबी तशख़्ख़ुस पर होती है। इस इस्तिलाह में हम आम बहबूद से मुतालिक तमाम ख़यालात मुज्तमा है कौमी मफाद और मकासद को मुंज़बत शक्ल मुल्क की पॉलिसी साज देते हैं। इसके लिए आम खारिजा पॉलिसी या मखसूस खारिजा पॉलिसी तश्कील दी जाती है। इसके हवाले से जो मुख्तलिफ मुफ़क्किरीन है, जो माहिरीन हैं सियासियात के या पॉलिटिक्स के या बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के, वो इसकी मुख्तलिफ तारीफ़ भी करते हैं। जो हम कह सकते हैं कि
اس عمل کا جو خارجہ پالیسی جو کسی بھی ریاست کا اس عمل کا یا خارجہ ماحول کا وہ حصہ ہے یا وہ اس کے متعلق ہوتا ہے، خارجہ پالیسی مکمل طور پر اس عمل کا حصہ ہے جس کے تحت ایک ریاست اپنے مقاصد اور دلچسپی کے معاملات کی وضاحت کرتی ہے، ان کو حاصل کرنے کے لیے ان پر عمل درآمد کرتی ہے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے ڈائنامکس آف انٹرنیشنل پالیٹکس ایک کتاب ہے، اس میں یہ تعریف کی گئی ہے۔ اور دوسری ایک سی روڑی ہے، وہ ان کے بقول خارجہ پالیسی ایسے اصولوں کا مجموعہ ہے جو ریاستیں اپنی قومی مفاد کے تحفظ دوسری ریاستوں کے طرز عمل کو تبدیل کرنے کے لیے اختیار کرتی ہے۔ تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف جو مفکرین ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خارجہ پالیسی کسی قوم کی سرگرمیوں کا ایک ایسا طریقہ ہے جس کے تحت دوسری ریاستوں کا رویہ جو ہے وہ بدلا جائے اور بین الاقوامی ماحول اپنی سرگرمیوں کو مؤثر انداز سے ڈالا جائے، خارجہ پالیسی کہلاتا ہے۔ یہ جارج مارڈیس کی جو ہے وہ اس کی تعریف اس طرح کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خارجہ پالیسی کسی بھی ملک کی قومی مفاد اور اس کی تحفظ کے لیے بنائی جاتی ہے اور پھر اس کے حصول یا اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے ملک کی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے تو وہ پالیسی تشکیل دی جاتی ہے۔ خارجہ پالیسی اور سفارتکاری میں کیا فرق ہے؟ خارجہ پالیسی اور سفارتکاری میں کیا فرق ہے؟ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سفارتکاری ہے یعنی ڈپلومیسی جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے، لیکن یہ ایک نہیں ہے۔ ڈپلومیسی جو ہے اور جو خارجہ پالیسی ہے وہ الگ الگ ہے۔ خارجہ پالیسی جو ہے بین الاقوامی تعلقات کی نوعیت ہے۔ خارجہ پالیسی جو اس میں ہم بین الاقوامی تعلقات سے متعلق چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، جبکہ ڈپلومیسی یا سفارتکاری جو ہے اس کے معنی سرکاری کارندوں کے ذریعے حکومتوں کے باہمی جو رابطے ہیں، روابط ہیں، اس کو قائم کیا جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بین الاقوامی جو معاملات ہوتے ہیں وہ خارجہ پالیسی کے تحت آتے ہیں، اور جو ملک ایک دوسرے ملکوں کے ساتھ حکومت سطح پر حکومت اہلکاروں کے ساتھ سرکاری جو اہلکار ہوتے ہیں، آفیسرز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو تعلق رکھا جاتا ہے تو وہ ڈپلومیسی میں یا سفارتکار کہلاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا بھر میں ہر ملک کا ایک سفارت خانہ دیکھتے ہیں۔ پاکستان کی اگر ہم مثال لے لیں تو پاکستان اسلام آباد میں تقریباً سارے ممالک کی یہاں پر سفارت خانے موجود ہیں جس میں سفارتکار موجود ہوتے ہیں۔ بڑے ممالک کے بھی، چھوٹے ممالک کے بھی، اسلامی ممالک کے بھی، مغربی ممالک کے بھی، یورپی ممالک کے بھی سفارت خانے موجود ہیں، عرب ممالک کے بھی یہاں پر سفارت خانے موجود ہیں۔ جن ممالک کے ساتھ پاکستان کا تعلق ہے اور اس تعلق کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے بھی ان ممالک میں سفارت خانے جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، جس کے ذریعے وہ ممالک اپنے جو ہے تعلقات پاکستان کے ساتھ قائم کرتے ہیں اور پاکستان کے جو لوگ ہیں سفارتکار ہیں وہ اپنی جو حکومتی پالیسی ہے ان ممالک کے ساتھ رکھتے ہیں۔ سفارتکاری کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب حکومتوں کے درمیان ہر طرح کا رابطہ جو ہے وہ اس طرح موجود نہیں ہے جس طرح پہلے موجود ہوتا تھا۔ یعنی اب آج کا زمانہ ماضی کے زمانے سے مختلف ہے۔ آج کے زمانے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بین الحکومتی جو گفت و شنود ہے، جو روابط ہے، جو بات چیت ہے یا مواصلات کے لیے اعلیٰ سفارتی جو عملہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، گفت و شنید یعنی بات چیت کے لیے، مذاکرات کے لیے سفارتی عملہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سفارتکاری کے کم از کم 4 لازمی جز ہے یا لازمی عمل ہے۔ سفارتکاری کے 4 جو ہے 4 لازمی عمل جو اس کے بغیر سفارتکاری ناممکن ہے۔ سفارتکاری میں ہم دیکھتے ہیں کہ سفارتکاری دوسرے ملکوں کی خارجہ پالیسی کے مقاصد اور ان کے قومی عزائم کا اندازہ کرتی ہے۔ یعنی سفارتکار جو بھی ہوتے ہیں وہ ہم خارجہ پالیسی کے مقاصد اور قومی عزائم کسی بھی ملک کے کیا ہوتے ہیں، یعنی پاکستان کے خارجہ پالیسی کیا ہے، ان کے مقاصد کیا ہے، لوگوں کے قومی عزائم کیا ہے، یعنی ملک کے قومی عزائم کیا ہے، ملک کیا چاہتا ہے، تو وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان عزائم کے حصول کے لیے جو ہے
वो मौजूदा या इम्कानी ताकत का तखमीना लगाती है सफारतकार। दूसरी एक और भी इसमें है कि सफारतकार जो होते हैं मुल्क के मौजूदा और इम्कानी जो वसाइल की रोशनी में बैरूनी मामलात अपने मकासद मुतय्यन करती है। यानी जो भी सफारतकार होते हैं वो किसी भी जो मुल्क होता है, यानी अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं तो पाकिस्तान के जो सफारतकार है वो मुल्क के मौजूदा जो और जो वसाइल है, जो हालात है, उसकी रोशनी में बैरूनी मामलात अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी मौजूदा दौर में हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा पॉलिसी है या जो हालात है, जो मामलात है, जो वसाइल है, जो इशूज़ है, उसमें कश्मीर सबसे बड़ा इशू है। तो हमारे जो सफारतकार है खारिजा सतह पर वो एक्टिव है, वो हर मुल्क के जो रहनुमा होते हैं, जो सियासतदान होते हैं, जो हुकूमत के एहलकार होते हैं, उनको पाकिस्तान का बताते हैं। जो कश्मीर का इशू है, हिंदुस्तान कश्मीर में क्या कर रहा है, उनके मुतालिक उनको आगाह करता है और पाकिस्तान की जो तहफ़्फ़ुज़ात है, पाकिस्तान की जो मफाद है या पाकिस्तान की जो इशूज़ है वो उनके सामने रखता है कि हमें हिंदुस्तान के इस अटैक से या जो उन्होंने कब्ज़ा किया है गैर कानूनी तौर पर और अक़वाम मुत्तहिदा की कवानीन को उन्होंने खातिर में ना रखते हुए काबिज़ हुआ है, आलमी कवानीन को की धज्जियाँ उड़ाई है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो इन मामलात को कौमी मुफाद में इस्तेमाल करते हुए हमारे सफारतकार इस पर अमल करते हैं। तीसरे नंबर पे हम बात कर सकते हैं कि सफारतकारी जो है मुख्तलिफ मकासद को एक दूसरे से हम आहंग भी करती है। यानी जो हमारे मुख्तलिफ मकासद होते हैं या एक मुल्क के साथ हमारे जो मकासद यकजा है, यानी अमेरिका के साथ हमारा जो इशू है मुश्तरका ऑब्जेक्टिव जिसको हम कह सकते हैं अफगानिस्तान का इशू, यानी पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन हो, अफगानिस्तान में का जो मुस्तकबिल है वो सही हो, और इस तरह अमेरिका भी चाहता है कि अब वो अफगानिस्तान से निकले और अफगानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत कायम हो जो सबको काबिल कबूल हो। पाकिस्तान भी यही चाहता है। तो इस मकसद को ये जो मकासद है इसके लिए हमारे सफारतकार भी कोशा है, अमरीकी सफारतकार भी इसके लिए कोशा है। सफारतकारी में एक और जो 4 नंबर पे हम बात कर सकते हैं कि सफारतकारी अपने मकासद के हुसूल के लिए मौजूद तरीन ज़राए का इंतखाब करती है। अगर सफारतकारी इनमें से किसी एक अमल को अदा करने से कासिर रहे तो मुल्क की खारिजा पॉलिसी नाकाम रहती है और नाकाम तस्वुर की जाती है। अगर हम इनमें से कोई भी जो अमल है उसको अदा नहीं करते तो किसी भी मुल्क की जो खारिजा पॉलिसी है वो नाकाम तस्वुर होती है। खारिजा पॉलिसी के मकासद क्या है? खारिजा पॉलिसी के मकासद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव जो है खारिजा पॉलिसी के मकासद, यानी ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज़रूरी है। यानी कोई भी मुल्क जो है वो अपनी खारिजा पॉलिसी बनाते हुए वो किन मकासद को, ऑब्जेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए वो अपनी खारिजा पॉलिसी रखता है। हम 1971 की बात कर सकते हैं कि भारत और रूस के दरमियान मुआहदा हुआ था और दिफाई मुआहदा हुआ था। तो उसमें हम देखते हैं कि कौमी वजूद की बका के लिए ये मुआहदा हुआ था। उसमें कौमी वजूद की बका जो है फर्स्ट नंबर पे हम इसको रखते हैं कि कौमी वजूद की बका जो है वो सबसे पहले है। वजूद की बका किसी भी मुल्क के लिए ये ज़रूरी है, उसकी खारिजा पॉलिसी का नंबर 1 हिस्सा है। तो 71 में हमने देखा है कि भारत और रूस के दरमियान मुआहदा हुआ और उस मुआहदे में जो दिफाई मुआहदा था उसमें ये लिखा था, उसका एक जुज़ था जो मुख्तलिफ दफात थे, उसमें एक दफ़ा ये भी थी, 12 दफात कहा जाता है कि उस मुआहदे में थे। उसमें एक दफ़ा ये भी थी कि कोई भी मुल्क अगर भारत पर हमला करता है तो रूस जो है बराह रास्त उसमें मुदाखलत करेगा, यानी रूस जो है अमेरिका के साथ खड़ा हो गया। इस तरह पाकिस्तान ने भी सीटों और सीटों में अमेरिका का साथ दिया था, लेकिन फिर हमने देखा कि अमेरिका ने पाकिस्तान की उस तरह मदद नहीं की। लेकिन इस तरह जो मुआहदे हैं हमने उस पर फोकस रखना है कि कौमी वजूद की बका के लिए खारिजा पॉलिसी में जब हम तश्कील करते हैं तो हम इसको पहले नंबर पर रखते हैं और इसके लिए हम मुख्तलिफ मुल्कों के साथ जो हमारे पड़ोस में हो या दूर हो उनके साथ हम ताल्लुक़ रखते हैं। जिस तरह सियासी आज़ादी जो है खारिजा पॉलिसी की असास है, इस तरह तहफ़्फ़ुज़ और सलामती भी बहुत अहम है। जिस तरह वजूद की बका, तहफ़्फ़ुज़ और सलामती
किसी भी मुल्क की जो तहफ़्फ़ुज़ और सलामती है, कौमी पॉलिसी में हम उसको देखते हैं कि वो उसका अहम जुज़ है। और कोई भी मुल्क जो अपनी खारिजा पॉलिसी बनाता है तो उसमें अपनी कौमी जो तहफ़्फ़ुज़ है, कौमी सिक्योरिटी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो मुल्क अपनी जो मकासद के हुसूल के लिए दूसरी रियासतों के साथ दिफाई और माशी जो मुआहदात है वो करता है। अगर इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की जो पूरी दिफाई तारीख़ है या मुआहदात से ये भरी पड़ी है, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में हम देखते हैं तो वहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि दिफाई मुआहदात की नोयत के एतबार से भी दो किस्म के होते हैं। अव्वल अमन या जंग न करने के मुआहदात होते हैं, दूसरी जो है ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ व सलामती के मुआहदात होते हैं। हमने देखा है कि इस हवाले से मुख्तलिफ जो ममालिक है उन्होंने आपस में मुआहदात भी कर रखे हैं। इस तरह तीसरे नंबर पे आ जाता है कौमी बहबूद या इक्तिसादी तरक्की। इक्तिसादी तरक्की भी कौमी बहबूद या इक्तिसादी जो तरक्की होती है ये भी कौमी पॉलिसी खारिजा पॉलिसी का अहम जुज़ है कि कोई भी मुल्क जो है वो अपनी खारिजा पॉलिसी का तयन इस तरह करता है कि वो उसको अपनी कौमी बहबूद और इक़्तिसादी तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए तिजारती और सनती जो मामलात है उसको फ़रोग़ देने के लिए अपनी खारिजा पॉलिसी तश्कील करता है। इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि इससे जो बैनुल-अक़वामी तिजारत है उसको भी फ़रोग़ मिले और उसके बरामदात में इजाफ़ा हो, नई नई जो मंडियाँ है वो कायम हो। यानी पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी अब ये है जो माशी या इक़्तिसादी तौर पर तरक्की के लिए उसमें ये है कि पाकिस्तान की जो मार्केट है वो सबको मुयस्सर हो, हम जो है मुख्तलिफ मार्केट में हमारा एक्सेस हो, यानी हमारी रसाई हो। इस हवाले से ये भी हम कह सकते हैं कि माजी में जिस तरह पाकिस्तान और रूस के दरमियान स्टील मिल का एक मुआहदा हुआ तो उससे ये इक़्तिसादी तरक्की का एक हम कह सकते हैं कि तर्जुमानी करता है। इसको मद्देनज़र रखते हुए इस तरह मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो है वो अपने जो पॉलिसी है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप उसको तश्कील देते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि एक वक़्त था कि अरब के बारे में यूरोप जो है मुख्तलिफ लतीफ़े बनाता था, मुख्तलिफ उसका मजाक उड़ाता था कि ये लोग कुछ भी नहीं है। लेकिन जब अरब मुल्कों में तेल निकला है तो फिर आज यूरोप की जो मंडियाँ है उसकी बदौलत कायम है और यूरोप और अरब मुल्कों के दरमियान काफ़ी मुआहदात मौजूद है। तो ये जो है वक्त के साथ ये तब्दील भी होती रहती है। इस तरह कौमी वक़ार जो है या नेमी जो है कौमी वक़ार ये भी बहुत ज़रूरी है नेकनामी के लिए, या नेकनामी भी इसको हम कह सकते हैं कि इसके लिए भी खारिजा पॉलिसी बहुत अहम है। खारिजा पॉलिसी में हम इन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दे सकता हूँ कि जब भारत ने एटमी धमाके किए तो पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, अमेरिका की तरफ से पाबंदियाँ भी पर लग गई और अमेरिका ने कहा कि अगर आप एटमी धमाके नहीं करते तो हम पाबंदियाँ नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर आप करते हैं तो हम पाबंदियाँ लगाएंगे। तो पाकिस्तान ने अपनी कौमी वक़ार को मद्देनज़र रखते हुए, अवामी जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए, अपनी मुल्क की तशख़्ख़ुस को, अपनी सोच को मद्देनज़र रखते पाकिस्तान ने वो एटमी धमाके किए, तो जिसके नतीजे में अमेरिका की तरफ से हम पर माशी पाबंदी भी लगाई गई है। ये भी ज़रूरी है कि कौमी नज़रियात क्या है, किसी भी मुल्क की कौमी नज़रिया हयात क्या है, उसकी अशात और हिफाजत। 5वें नंबर पे कौमी जो नज़रियात है किसी भी मुल्क के या किसी भी मुल्क की जो नज़रियात होते हैं खारिजा पॉलिसी में, हर मुल्क की अपनी कौमी नज़रियात होती है। यानी अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर सरमायादाराना नज़रिया है या जमहूरी नज़रिया है। चीन की जब हम बात करते हैं तो इश्तिराकी नज़रिया हमें नज़र आता है वहाँ पर। इस तरह भारत सेकुलर नज़रिए के तहत काम करता है, पाकिस्तान जो है वो इस्लामी नज़रिए के तहत काम करता है और उसकी इशाअत और हिफाजत करता है और इसका अलमबरदार है पूरी दुनिया में। यही वजह है कि जो भी मसला है इस्लाम के हवाले से तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है या हमारे जो खारिजा मिनिस्टर होते हैं, हमारे जो सफारतकार होते हैं, वो पाकिस्तान का इस्लामी तशख़्ख़ुस को और हमारे जो नज़रिया है उसको, क्योंकि पाकिस्तान इसी इस्लामी नज़रिए के दो कौमी नज़रिए पर बना था,
تو اس کا وہ اسلامی نظریہ تھا، اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم دنیا بھر میں اس کے علمبردار بھی ہے، اور اس کی ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جب اقوام متحدہ میں گئے ہیں، جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو مختلف یورپی ملکوں میں، فرانس جیسے ممالک میں، وہاں پر جب توہین رسالت اور مختلف جو کارٹونز بنانے کا ایک عمل ہوا، تو ہمارے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں بات کی، عالمی فورمز پہ بات کی، ہر جگہ پر وہ فورمز کا انعقاد کرتا ہے۔ اس طرح اس میں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کے نظریے کے ساتھ کون سے ممالک شامل ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ اس کا حصہ بنتے ہیں۔ یعنی اسلامی نظریے کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسلامی تعاون تنظیم پھر OIC جسے کہتے ہیں، وہ مورد وجود میں آتی ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ممالک جو ہے وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں اپنے نظریے کو قائم رکھنے کے لیے، اور دنیا میں اس کے لیے کام کی جاتی ہے۔ اس طرح قومی طاقت میں اضافہ اور توسیع جو ہے، قومی طاقت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو قومی طاقت جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے۔ انٹرنیشنل جو تعلقات ہوتے ہیں یا خارجہ پالیسی کا اہم حصہ ہوتا ہے قومی طاقت۔ کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس حوالے سے اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے، اپنے مفادات کی تحفظ کے لیے، وہ اپنی پالیسی میں ہمیشہ یہ ایسا رکھتا ہے جس سے ان کے جو تعلقات ہے یا مفادات ہے اس کا بھی تحفظ ہو، اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ بھی اس ملک کی جو تعلقات، جو طاقت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یا اس پر ان کی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کسی بھی ملک کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے وہ آپ گھٹاتے بھی ہے اور بڑھاتے بھی ہے۔ یعنی قومی طاقت جو ہے وہ وقت کے ساتھ، یا ملکوں کی قومی طاقت جو ہے وہ وقت کے ساتھ بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ تو ہم نے اس کے جو ہے مثالیں مختلف جو ہم نے دیکھا ہے، امریکہ، روس اور چین کی مثالیں جو ہم دے سکتے ہیں کہ پہلے ان کا جو قومی طاقت تھی وہ پہلے نہیں تھی، لیکن 19ویں صدی میں نہیں تھی، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ملک ہے 21ویں صدی میں یا 20ویں صدی میں آخر میں یہ بڑی طاقتیں بن چکی ہے۔ خارجہ پالیسی بنانے والوں کا یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے یا ان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کا جو حال ہے، جو مستقبل ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ملک کی خارجہ پالیسی بنائے، جس کے تحفظ اور جس کی طاقت جو ہے اس کو مد نظر رکھتے، دوسرے لوگ بھی اس کو مد نظر رکھے، جس سے ان کی قومی طاقت بڑے، دوسری ملکوں کی بھی قومی طاقت پر وہ نظر رکھے، اور اپنے تمام جو معاملات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے حصول کے لیے قومی پالیسی بنائی جاتی ہے یا خارجہ پالیسی بنائی جاتی ہے۔ تو دوستو اور عزیز طلباء، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم نئے جو ہماری ویڈیو ہوگی اس میں ہم خارجہ پالیسی کے اور جو محرکات ہے اور جو چیزیں ہیں اس پر بھی آپ کو بتائیں گے کہ خارجہ پالیسی کے اور کون کون سی وجوہات ہیں اور اس میں کیا شامل ہے۔ لیکن آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوگا۔